अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफा जहाँ फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहाँ यूट्यूब चैनल. So as you all know that we are discussing the last chapter of FSC part 1 biology, and that is transportation. So the topic which I am going to teach you today is actually the continuity of the previous topic, and that is translocation of organic solutes. सो बेसिकली इस मेन टॉपिक का जो आज हमने सब टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज पैटर्न्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट. सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. सो दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है. सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूँ वो ये है कि इस लेक्चर वीडियो से पहले वाली लेक्चर वीडियो में हमने फ्लोएम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि फ्लोएम का स्ट्रक्चर कैसा होता है. आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज हमने बेसिकली डिस्कस करना है कि वो फ्लोएम का स्ट्रक्चर जहाँ से सोल्यूट ने ट्रांसपोर्ट होना है वो किस पैटर्न के थ्रू फ्लोएम के स्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट होती है. समझ आ गई. तो आज हमने बेसिकली ट्रांसपोर्ट डिस्कस करनी है सोल्यूट्स की फ्लोएम के अंदर किस पैटर्न के थ्रू होती है. समझ आ गई. वो पैटर्न जो है वो बेसिकली सोर्सेज से सिंक की तरफ देखा जाता है. तो आज की लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे कि सोर्सेज क्या है, सिंक क्या है, और लास्ट में लेक्चर वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे एक डिटेल एफिड की मदद से कि हम कैसे फ्लोएम की कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं. समझ आ गई. चलिए ये थोड़ी सी डिटेल है जो आज की लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस करनी है. कोई खास लेंथी टॉपिक भी नहीं है और ना ही मुश्किल है. अच्छा, हमने कहा कि अगर हम फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट की बात करें तो वो जिस पैटर्न के थ्रू होती है वो सोर्सेज से सिंक की तरफ मूव करता हुआ हमें नजर आता है. सवाल पैदा होता है कि सोर्सेज क्या हैं. बेसिकली अगर हम सोर्सेज की बात करें तो ये वो प्लांट्स में एरिया होता है जहाँ ना सिर्फ फूड प्रिपेयर होती है बल्कि ये वो एरिया होता है जहाँ से प्रिपेयर होने के बाद फूड को उन एरियाज की तरफ भेजा जाता है जहाँ उनकी ज़रूरत होती है. समझ आ गया. मतलब ये फूड को सप्लाई करते हैं. आसान कर दूं तो सोर्सेज बेसिकली हम लीव्स को कहते हैं. वो सरफेस जहां मीजोफिल सेल मौजूद होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं. तो हम पत्तों को कह सकते हैं कि वो सोर्सेज है क्योंकि ये वो एरिया होता है जहाँ ना सिर्फ फूड प्रिपेयर होती है बल्कि वहाँ से फिर हम दूसरी तरफ जो जितने भी स्ट्रक्चर है जिनको चाहिए होती है फूड वहाँ की तरफ हम उनको भेजते हैं. फिर सवाल होता है कि जी सिंक क्या होता है. सिंक बेसिकली बेटा वो एरियाज होते हैं जिनको खुराक की फूड की ज़रूरत होती है. आसान कर दूं तो बेटा सिंक में फ्रूट आ जाता है, रूट्स आ जाते हैं. ठीक है. तो ये वो एरिया होते हैं जो ना सिर्फ खुराक को इस्तेमाल करते हैं बल्कि कुछ वक्त के लिए उसको स्टोर भी कर सकते हैं. समझ आ गई. मजीद भी हम सोर्सेज रिलेटेड डिटेल डिस्कस करते हैं. वो ये कि अगर हम सोर्सेज की बात करें ये वो एरिया है जो कि फूड को सप्लाई करता है और ना सिर्फ फूड को सप्लाई करता है बल्कि ये वो एरिया है जहाँ से फूड प्रिपेयर भी हो रही होती है, स्टोर भी हो रही होती है. समझ आ रही है. अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर हम फ्लोएम में सोल्यूट की ट्रांसपोर्ट देखें ना तो इसमें जो ट्रांसलोकेशन है ना ये कोई ख़ास पैटर्न के थ्रू नहीं होती. क्योंकि अगर हम जाइलम में वाटर फ्लो डिस्कस करें तो हमने उसमें एसेंट ऑफ सैप वाला मैकेनिज्म डिस्कस किया था. एसेंट ऑफ सैप हमने हमेशा कहा था कि अगर हम पानी की बात करें तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है. मतलब कि रूट से वो ऊपर एरियल पार्ट मतलब कि लीव्स तक वो पानी जा रहा होता है. तो उनमें तो एक खास ट्रांसलोकेशन थी पानी की, वो नीचे से ऊपर की तरफ थी. लेकिन अगर हम फ्लोएम में सोल्यूट की बात करें ना तो उसमें कोई खास पैटर्न नहीं है कि जी नीचे से ऊपर ही होनी है या दाएं से बाएं होनी. नहीं, उसमें कोई आप कह सकते हैं ऐसा पैटर्न नहीं देखा जाता जो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्शन की तरफ हो. या फिर हम अगर बात करें तो उनमें कोई ग्रेविटी का इफेक्ट हमें नजर नहीं आता. मतलब कि उनमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि जिसके थ्रू हमें ये ट्रांसलोकेशन देखने को मिले. ठीक है. अच्छा, नीचे मैंने बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दिया, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स एंड सिंक. सो इस स्लाइड में अब हमने मजीद डिटेल डिस्कस करनी है. वो डिटेल होगी सोर्सेज रिलेटेड ही. अब हमने बात करनी है एरिया ऑफ सोर्सेज की. वो एरिया जहां हमने कहा कि खुराक बन रही है उस एरिया को हम एक्सपोर्टिंग एरिया भी बोलते हैं. एक्सपोर्टिंग एरिया क्यों? क्योंकि इन्होंने फूड को एक्सपोर्ट करना है, सप्लाई करना है. ठीक है. मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि वो मैच्योर लीफ जो है वो बेसिकली एक्सपोर्टिंग ऑर्गन के तौर पर एक्ट किया जाता है क्योंकि वहाँ फूड प्रिपेयर होने के बाद वहाँ से फूड को सप्लाई किया जाता है. समझ आ गई है. अच्छा, अब अगर हम एरिया ऑफ सोर्सेज की डिटेल की बात करें तो उसमें एक पॉइंट ये भी है कि ये स्टोरेज ऑर्गन है. क्योंकि आपको पता है कि लीव्स में भी कुछ हद तक फूड स्टोर की जाती है और फिर ये उन
पार्ट्स तक भेज दी जाती है जिनको ज़रूरत होती है। समझ आ गई? तो ये जो है वो एक्सेस जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है उनको ना सिर्फ कुछ वक्त के लिए स्टोर करते हैं बल्कि फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं उन एरियाज़ की तरफ जिनको ज़रूरत होती है, मतलब प्लांट्स के वो एरियाज़ जिनको ज़रूरत होती है फूड की, वहाँ फिर ये बेच देती हैं। तो अगर हम एरिया सोर्सेज की बात करें, एक तो ये एक्सपोर्टिंग एरिया सप्लाई करते हैं, दूसरी ये स्टोरेज ऑर्गन भी है क्योंकि ये कुछ हद तक किसी वक्त तक इसको फूड को स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने डिटेल डिस्कस करनी है दैट इज एरियाज ऑफ सिंक। अब हमने सिंक के एरिया रिलेटेड डिटेल डिस्कस करनी है। कहते हैं कि ये वो एरिया है जहाँ एक्टिव मेटाबॉलिज्म होनी होती है, मतलब कि ये वो एरिया है जहाँ फूड को इस्तेमाल करवाया जाता है, जहाँ फूड इस्तेमाल होती है। ये वो एरिया है जहाँ फूड यूज़ होती है और यही वो एरिया है जहाँ कुछ हद तक फूड को स्टोर भी किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो मैंने डेवलपिंग फ्रूट्स की तो आपको एग्जांपल दे ही दी, रूट्स की भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। इसमें ट्यूबर्स भी आ जाते हैं, इमेच्योर लीव्स भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रोइंग टिप्स, ठीक है, ऑफ स्टेम एंड रूट। अब आप कहेंगे कि डेवलपिंग फ्रूट्स, ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट, इमेच्योर लीव्स, ये इमेच्योर, डेवलपिंग और ग्रोइंग का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ फूड इस्तेमाल होनी है। ज़ाहिर है इस्तेमाल तभी की जाती है जब उन्होंने उसको ग्रोथ में इस्तेमाल करना हो। समझ आइए? तो यही वो एरियाज़ हैं जो कि फूड को रिसीव करते हैं और अपने ग्रोथ के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समझ आ गई? तो सिंक की बात करें तो इनमें रूट्स आ जाते हैं, ट्यूबर्स आ जाती हैं, जितनी भी डेवलपिंग फ्रूट्स हैं, इनमेच्योर लीव्स हैं, ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट आ जाती है। समझ आ गई है? चलो जी, अब हमने स्पेसिफिक एग्जांपल उठानी और मैंने आपको उस एग्जांपल से समझाना है। लो जी, आपने पिक्चर तो पहले ही देख लिया, अब आपको समझ आ जाएगी कि वो एग्जांपल जो है वो बीट रूट है जिसको हम चुकंदर बोलते हैं। अब अगर हम चुकंदर की बात करें ना तो ये बाइनियल प्लांट्स हैं। अब आप कहेंगे बाइनियल का क्या मतलब होता है? बाइनियल का मतलब होता है कि ये वो प्लांट है जिनमें 2 ग्रोइंग सीजन्स होते हैं, मतलब कि ये वो प्लांट्स हैं जो कंप्लीट करता है अपना लाइफ साइकिल इन 2 ग्रोइंग सीजन्स। समझ आ गई? अब कैसे वो देख लेते हैं। कहते हैं कि अगर हम बीट रूट की बात करें तो बीट रूट में जो रूट्स हैं वो सिंक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में, क्योंकि ये बाइनियल प्लांट है, इनमें 2 ग्रोइंग सीजन होगा। जो फर्स्ट ग्रोइंग सीजन है उसमें जो रूट है वो रूट को एज अ सिंक इस्तेमाल कर रहा है, मतलब रूट में उसको खुराक को स्टोर कर रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन स्टार्ट होता है तो बीट रूट उस रूट को एज अ सोर्स यूज करता है, मतलब कि वहां से फिर वो उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। मतलब फर्स्ट सीजन में वो उसको यूज करता है खुराक को, लेकिन सेकंड ग्रोइंग सीजन में वो सोर्स के तौर पे एक्ट करता है और खुराक को प्रिपेयर भी करने लग जाता है। समझ आ गई है? अच्छा जी, कहते हैं जैसे ही फिर वो उसको प्रिपेयर कर लेते हैं दूसरे सीजन में तो वो फिर वो जो शुगर वो प्रिपेयर कर रहा होता है उसको वो फिर इस्तेमाल करते हैं न्यू शूट्स की ग्रोथ में। समझ आ गया? आसान हो गया, समझ आ गई, सिंक भी समझ आ गई। अब लास्ट पे हमने एक पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज कि हम एफिड को इस्तेमाल करके कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि एफिड क्या है। एफिड बेसिकली इंसेक्ट्स होते हैं और इनको स्पेसिफिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो इनको हम फ्लूइड फीडर्स भी बोलते हैं और हम इनको फ्लोएम फीडर्स भी बोलते हैं। फ्लोएम फीडर्स क्यों बोलते हैं और ये किस रिसर्च में हमने इस्तेमाल करके इसमें कैसे इसकी हेल्प से हमने कंपोजिशन फाइंड की वो ज़रा देख लें। ऐसा है कि अगर हम एफिड की बात करें, ये फ्लूइड फीडर है तो ज़ाहिर इसने फ्लूइड को सक करना है। तो अच्छा, इन्होंने करना क्या होता है, इनकी जो वारदात होती है ना, वारदात ये ऐसे करते हैं कि ये जो इंसेक्ट्स है ना ये अपना स्टाइलेट्स, जो स्टाइलेट्स होते हैं ये बेसिकली नोकीला, इनका जो स्टार्ट पे आपको ये नजर आ रहा है ना बिल्कुल नोकीला, ये पॉइंट होता है जिसको हम स्टाइलेट बोलते हैं। ये अपने डंक, जैसे डंक नहीं होता इस तरह की नोकीला डंक, ये उसको या तो स्टेम या लीफ के अंदर इंजर्ट करते हैं। जैसे ही उसको अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये पंचर कर देते हैं। किसको पंचर कर देते हैं? ये सीव ट्यूब को पंचर कर देते हैं, मतलब कि ये फ्लोएम के अंदर जाता है और फ्लोएम के अंदर जाने के बाद ये स्पेसिफिकली उसका स्ट्रक्चर जो सीव ट्यूब है उसको पंक्चर करता है। पंक्चर करने के बाद क्योंकि इसकी नेचर है कि ये फ्लूइड फीडर है तो जाहिर है इसने उस सीव ट्यूब के अंदर मूवमेंट होता हुआ जो फ्लोएम है उसको या जो फ्लूइड्स हैं उसको सक करना है। जैसे ही उसको सक करते हैं ना, अब हम आगे भी देखेंगे कि इनमें सीव ट्यूब सेल में ना बहुत हाई प्रेशर से जो सोल्यूट्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। अब इतना हाई प्रेशर इनका होता है कि जैसे ही ये अपना स्टाइलेट इंजेक्ट करते हैं एफिड, तो उसके इंजेक्ट करने के बाद इनके अंदर क्या चले जाता है, इनके अंदर वो सोल्यूट्स चले जाते हैं जो कि प्रेशर की मदद से इस सीव ट्यूब सेल में मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, उनका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो इस एफिड के डाइजेस्टिव ट्रैक से होता हुआ
पीछे की तरफ से, पीछे की जो इतना स्ट्रक्चर है, पीछे के स्ट्रक्चर से बाहर आ जाता है। मतलब कि इतने प्रेशर से वो सीव ट्यूब सेल से उसको सक करने के बाद ये इतने प्रेशर से इनके अंदर मूव करता है कि ना सिर्फ वो डाइजेस्टिव ट्रैक से होते हुए कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो उसको उस सरफेस पे फेंक भी देते हैं। तो हमने क्या किया, फिर हमने ये जो उसने मवाद निकाला था, हमने उस लीफ सरफेस से उसको उठाया और उसकी कंपोजिशन चेक की। समझ आ गया? अच्छा, वो ड्रॉपलेट्स जो वो अपने पीछे से जो बैक से या पोस्टीरियर एंड से उसको बाहर फेंक रहा था, डाइजेस्टिव ट्रैक से होता हुआ जो फ्लूइड आया था, उसको हम हनी ड्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हनी ड्यू। कहते हैं कि अगर उसकी 10 से 25% ड्राई वेट है ना, या ड्राई मैटर है, उसमें से 90% जो ड्राई मैटर हमने देखा वो तो सक्रोज होते हैं। मतलब फ्लोएम में अगर हम उसकी सोल्यूट की कंसंट्रेशन या उसकी कंपोजिशन की बात करें तो उसमें 90% वो सक्रोज होता है और ओनली 1% जो है वो अदर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। सो हमने क्या किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, हमने एफिड की मदद लेते हुए हमने कंपोजिशन फाइंड कर ली। फ्लोएम के अंदर जो मटेरियल फ्लो कर रहा होता है उस मटेरियल की हमने कंपोजिशन फाइंड आउट कर ली। उसका रिजल्ट ये था कि हमने कहा कि 90% जो मैटर है वो सक्रोज है, 1% नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। समझ आ गई? दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगा। अगर नहीं समझ आई तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ लेना, ठीक है? अगर आपको समझ आई है तो आपने फीडबैक लाजमी देना है। और लास्ट पे यही कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपका ही भला होगा। आपको इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन है वो बर वक्त मिल जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।